क्या सच में भारत को एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी आज वहाँ की जनता अपने लिए एक आवाज़ तक नहीं उठा सकती। भारत में मुफ्त की रेवड़ी कल्चर की वजह से आज भारत खुद दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, जिसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी आज भारत 50 गरीब देशों में शामिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यही लोकतंत्र आज भ्रष्टाचार और फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के रेवड़ी कल्चर के बीच दम तोड़ता नजर आ रहा है। पार्टी कोई भी हो, उनका मेन मोटिव होता है कि कैसे आम आदमी की आवाज़ को दबाना है। आज पॉलिटिक्स केवल दो चीज़ों पर ही चल रही है, भ्रष्टाचार को छिपाना है और मुफ्त में पैसे बांटने हैं। नेता घोटाला करते हैं और इलेक्शन के आते ही फ्री बिजली, फ्री राशन, यहाँ तक कि 10-10 हज़ार रुपये तक बांटने लगते हैं। बिहार का इलेक्शन आपको याद होगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आखिरकार ये पैसा आया कहाँ से और क्या इसी पैसे से हमारा फ्यूचर सेफ हो जाएगा, क्या इसी पैसे से हमारे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही लगता है कि भारत में एक नए पार्टी की जरूरत है जो भारत के रियल इशूज़ पर बात करे। देखिए, भारत के लोग जब इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि सबसे अच्छा पार्टी कौन है, वो ये देखते हैं कि इन सारे पार्टीज में सबसे कम खराब पार्टी कौन है और उसी को वोट दे आते हैं। ऐसे तो पूरे देश में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन आपको मेजरली दो ही पार्टी दिखती होगी, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। या तो ये डायरेक्ट रहते हैं या फिर इनडायरेक्ट। तो भारत के कई ऐसे स्टेट हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका। इन सारे स्टेट्स में 5 साल बीजेपी राज करती है और 5 साल कांग्रेस, और यही साइकिल चलता रहता है। इसीलिए डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता है अगर इस टेन्योर में नहीं आए तो अगले टेन्योर में अपनी सरकार जरूर बन जाएगी। इसीलिए डेवलपमेंट के नाम पर केवल वादा किया जाता है, ना कि उसे पूरा किया जाता है। और आम जनता के पास भी इन दोनों को छोड़ के तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए इन्हीं दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। और अब तो इलेक्शन का सिस्टम ही पूरी तरह से चेंज हो गया है। जैसे इलेक्शन आता है, सारे पार्टीज टूट पड़ते हैं कि कौन कितना फ्री की रेवड़ी बांट सकता है। जो जितना फ्री की रेवड़ी बांटता है उसे उतना ही वोट मिलता है। इलेक्शन के आते ही फ्री बिजली, फ्री राशन, लाडली बहन जैसी योजना को शुरू कर देते हैं और जितना हो सके उतना वोट बटोर लेते हैं। जो बीजेपी पहले कहते थे कि फ्री की रेवड़ी कल्चर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है, आज वही बीजेपी देश के रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मोदी जी खुद कहते हैं कि उनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटती है। अलग अलग स्टेट्स में भाई बहन जैसी योजना शुरू कर देते हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग योजना लाते हैं। मतलब हमारा देश इतना गरीब हो चुका है कि उसे 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है, और इस चीज़ को मोदी जी अपनी उपलब्धि समझते हैं। अपने मैनिफेस्टो में कहते थे कि भारत में नए नए शहर बनाएंगे, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब बने चाहे ना बने, गरीब और बेरोजगारों का हब जरूर बन चुका है। और ये सरकार बस बड़े बड़े वादे करती गई और उसे हम धीरे धीरे भूलते गए। झूठे वादे और फ्री की रेवड़ी बांटने में कांग्रेस भी पीछे नहीं हुई। कांग्रेस तो ये तक कह रही कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो सारे पुराने पेंशन स्कीम चालू हो जाएंगे। और ये सरकार तो इतनी लेफ्ट हो चुकी है कि इसे मुस्लिम लीग कहा जाने लगा है। जिस आम आदमी पार्टी का बेस ही था एंटी करप्शन, आज उसके सारे नेता एक एक करके करप्ट होते जा रहे हैं। जो कभी शिक्षा के लिए वोट मांगती थी, आज खुद बूढ़े लोगों को धार्मिक स्थल भेज रहे हैं। वक्फ बोर्ड जैसे धार्मिक संस्था को 100 करोड़ डोनेट करते हैं, जिससे मुस्लिम लीग खुश हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए लाइव दिवाली मनाते हैं। मतलब इन लोगों ने भी पॉलिटिक्स में अब रिलीजियस को जोड़ दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सारे पार्टी एक दूसरे की नकल करती है और इलेक्शन के आते ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती है। अगर बीजेपी किसी ऑपोजिशन पार्टी के किसी नेता के ऊपर ब्लेम लगाती है तो अगले दिन वो उसी पार्टी में शामिल हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अजीत पवार का केस आपको शायद याद होगा, वो भी कुछ इसी टाइप का था। और अगर आप सारे बीजेपी के नेता को गौर से देखेंगे तो ये बीजेपी नहीं बल्कि आपको कांग्रेस दिखेगा, क्योंकि बीजेपी में सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस से ही आए हुए हैं। यूपी बिहार की तरफ अगर एक नज़र घुमाया जाए तो यहाँ के नेता तो जात पात के ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं। अगर स्टेट इलेक्शन है तो मोदी जी एक एक करके जात का नाम आपको गिना देंगे, शायद वो जात के नाम आपको याद भी नहीं होंगे। और वहीं अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन है तो वही जात पात हिंदू मुस्लिम में बदल जाता है। जो कांग्रेस लोकसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के साथ हो जाती है, वही स्टेट इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लीकर स्कैम को एक्सपोज कर देती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इंडियंस वोटर के पास केवल 2-3 ही ऑप्शन है, चाहे डेवलपमेंट हो या ना हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक और पार्टी थी जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही थी, जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी, जिसके संस्थापक थे सी रामगोपालचारी। रामगोपालचारी भी पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन नेहरू के सोशलिस्ट पॉलिसी को देख करके इन्होंने डिसाइड किया कि एक नई पार्टी बनना चाहिए
और साल 1959 में सी रामगोपालचारी, के एम मुंशी और एन जी रंगा, ये तीनों मिलकर के एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया स्वतंत्र पार्टी, जिसका फंडामेंटल पॉलिसीज ही था कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, किसानों को खेती करने के लिए फुल लैंड राइट मिलना चाहिए, भारत में हर इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और इस पार्टी का मानना था कि भारत के हर सिटीजन्स को ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चे को जैसे भी शिक्षा देना चाहता है वो दे सकता है। साल 1962 में इस पार्टी ने अपने पहले इलेक्शन में 18 सीट जीत लिए और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में अच्छी खासी पकड़ बना ली। और उसके बाद साल 1967 में इस पार्टी ने 44 सीट जीत करके भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन गई। लेकिन साल 1972 में राम गोपालचारी के मौत के बाद ये पार्टी धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि इस पार्टी में अंदरूनी ही मतभेद होने लगा। आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये पार्टी आज हमारे कंट्री में होता तो हम भी चाइना और अमेरिका के बराबर में शायद खड़े हुए होते हैं। और देश के इस तरह के कंडीशन को देख करके आपको लगता होगा कि भारत को ऐसे ही पार्टी की ज़रूरत है। यहाँ तक कि खुद पॉलिटिशियन कार्तिक चिदम्बरम का भी मानना है कि भारत को एक ऐसे पार्टी की ज़रूरत है जो रियल इश्यूज़ पर फोकस करे, न कि रिलीजियस और कास्टिज्म पर। इंडिया के टैक्स सिस्टम की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री के बराबर है, और अगर फैसिलिटी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री के बराबर भी नहीं है। इंडिया भले ही 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुका है, लेकिन आज भी 50 गरीब देश में इंडिया भी शामिल है। रेड लाइट सिग्नल्स हो या मंदिर हो या मस्जिद, इन सारे जगहों पर पैसे देने वाले से ज़्यादा पैसे मांगने वाले के हाथ आगे रहते हैं। लेकिन सरकार को इन सारे इशूज़ पर कुछ ध्यान नहीं देना है, उन्हें बस धर्म और जात पात का भेदभाव कराना है।